राजस्थान की जलवायु की प्रकृति और यहाँ पर जो मानसून की स्थिति है उसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे। तो इनसे संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती हैं जो कि अक्सर अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है माउट। तो देखिए सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण भारत के जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपने जो सर्दियों में बरसात होती है जो कि रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लाभदायक होती है, उसको क्या बोलते हैं? अपन मावट बोलते हैं। मावट का प्रमुख कारण क्या होता है? देखिए अभी अपन ने बात की थी विक्षोभ के कारण उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है, यानी कि मावट का प्रमुख कारण क्या होती है? जेट स्ट्रीम जो पवनें होती हैं उन्हीं के कारण मावट होती है। ये जेट स्ट्रीम होती क्या है? तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये साइड आप ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभ मंडल में चलने वाली जो पवनें होती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। मावट जो होती है वो रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। इसको गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदे भी कहा जाता है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक पूछा जाता है कि नॉर्वेस्टर। तो देखिए नॉर्वेस्टर की बात करें तो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर ग्रीष्म काल में चलने वाली जो पवनें होती हैं उसको नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो पवनें होती हैं ये बिहार और झारखंड राज्य को प्रभावित करती हैं। जब नॉर्वेस्टर पवनें पूर्व की ओर आगे बढ़कर पश्चिमी बंगाल राज्य में पहुंचती हैं तो इनको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। यानी कि बिहार और झारखंड में तो इनको नॉर्वेस्टर कहा जाता है और यही जो पवनें हैं वो आगे पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती हैं तो इनको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। जब ये पवनें पूर्व की ओर आगे पहुंचकर असम राज्य में प्रवेश करती हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है जो कि चाय की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसे चाय वर्षा या फिर इसे टी शावर के नाम से भी जाना जाता है, इसी नॉर्वेस्टर पवनों को। इसके अलावा मैंगो शावर। तो देखिए तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में जो मानसून पर्व होता है, जो वर्षा होती है जिससे यहाँ की फसलें होती हैं, आम की फसलें वो पकती हैं, इसको मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चेरी ब्लूजम्स यानी कर्नाटक राज्य में मानसून पर्व जो वर्षा होती है जो यहाँ की कहवा यानी कि कॉफ़ी की फसल के लिए, कहवा की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, इसे चेरी ब्लूजम्स या फिर इसको फूलों की बौछार के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक कहवा के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको आप ध्यान रखना। मानसून की विभंगता यानी मानसून के द्वारा किसी एक स्थान के ऊपर वर्षा हो जाने या फिर उसी स्थान के ऊपर वर्षा होने वाली अगली जो वर्षा है उसके मध्य का जो अनिश्चित समय होता है उसे मानसून की विभंगता के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसके अलावा मानसून का फटना यानी दक्षिणी भारत में ग्रीष्म काल में मानसून के दौरान केरल का जो मालाबार तट है वहां पर तेज हवा और बिजली की चमक के साथ में बादल की तेज गर्जना के साथ में जो मानसून की प्रथम मूसलाधार वर्षा होती है उसे मानसून के फटना, इस नाम की घटना के नाम से भी इसको जाना जाता है, मानसून का फटना। इसके अलावा एक आपको एग्जाम में पूछा जाता है वृष्टि प्रदेश कौन सा होता है और वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा होता है। आप सपोज कीजिए कि देखिए एक डायग्राम आपके सामने है, इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि वृष्टि प्रदेश कौन सा होता है और वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा होता है। तो देखिए वृष्टि प्रदेश कौन सा होता है, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो पवनें चल रही हैं ये पवनानुमुखी ढाल है, यानी कि इधर से पवनें चल रही हैं और यहाँ पर बादल है जो कि जल लिए हुए हैं, यहाँ से बरसात हो रही है। तो ये बादल जब यहाँ पर बरसात करते हैं और यहाँ पर ये पवनानुवर्ती ढाल है, इस तरीके से यहाँ पर पर्वत है, तो इन बादलों से जो बरसात होती है वो इस साइड बरसात होगी, इस साइड बरसात नहीं होगी क्योंकि जो पवनें हैं वो इस तरीके से सीधे निकल जाएंगी यहाँ पर। और ये जो क्षेत्र होगा यहाँ वाला, ये क्षेत्र इस पर्वत के इस श्रृंखला के कारण, पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ पर बरसात नहीं होने के कारण इसको वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं और यहाँ पर बरसात हो जाती है, इसको वृष्टि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये वृष्टि छाया प्रदेश है और ये वृष्टि प्रदेश है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ पर नाम देकर पूछा जाता है या फिर आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि एक मृग जलधारा है जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सक्रिय होती है और इससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अल नीनो के नाम से जाना जाता है। भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं वहां पर कम वृष्टि और सूखा की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है, यहाँ पर यानी बरसात बहुत कम होती है इस अल नीनो के कारण।
एक एग्जाम में आता है ला निनो, यानी कि ला निनो क्या है, ये एक ठंडी जलधारा है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में अल निनो के विपरीत उत्पन्न होती है और भारतीय मानसून की शक्ति बढ़ जाती है। भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये ला निनो के कारण होती है। एक एग्जाम में आता है उपसौर और अपसौर। उपसौर क्या होता है, तो देखिए सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी है, 1470 लाख किलोमीटर। ये जो न्यूनतम दूरी की घटना है वो साल में 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है 1470 लाख किलोमीटर। ये जो घटना होती है इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत अपसौर क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 1510 लाख किलोमीटर। और ये जो घटना होती है वो 4 जुलाई को होती है और इस घटना को अपसौर के नाम से जाना जाता है। आप इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। ये जो घटना है वो उपसौर कहलाती है। यहाँ से 1470 लाख किलोमीटर की दूरी है। 3 जनवरी को ये घटना होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और ये जो डिस्टेंस है वो 1510 लाख किलोमीटर है, यानी कि ये जो घटना है वो अपसौर की है कहलाती है। ये 4 जुलाई को घटित होती है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है। अब बात करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग की। तो पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पेंथासाला के रूप में विभक्त था। कालांतर में पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, एक उत्तरी भाग जिसको अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और एक दक्षिणी भाग जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। ये जो दोनों भूखंड थे इनके मध्य सागरीय क्षेत्र था, उसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसको मारवाड़ क्षेत्र के नाम से अपन जानते हैं लगभग, और उसमें जो खारे पानी की झील है वो इसी टेथिस सागर के ही अवशेष हैं। इसके विपरीत जब राजस्थान का जो मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान में सामान्यतः राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। वो 4 भौतिक विभाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। देखिए चारों को अपन लेकर एक एक बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। आप सभी को पता है अरावली की जो श्रेणी इस तरीके से अगर राजस्थान की स्थिति है तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके इधर पश्चिम में ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थल का क्षेत्र है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर बरसात कम होती है। ये एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ये पाया जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे ज्यादा आबाद और वनस्पति वाला मरुस्थल है। ईश्वरी सिंह ने इस थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र के नाम से भी पुकारा है। राज्य का टोटल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान राज्य का 61% भाग कवर करता है और 40% जो जनसंख्या है वो इसी थार के मरुस्थल में निवास करती है। ये 61% और 40% जनसंख्या के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर एक सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। प्राचीन समय में सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था वो जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि चांदन नलकूप निम्न में से कहां पर स्थित है, तो ये जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, तो 12 जिले इसके अंतर्गत कवर होते हैं। ये 12 जिले कौन कौन से देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर। ये 12 जिले इस थार के मरुस्थल में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं और संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, लेकिन इसमें भिन्नता है और इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो भी एक समान नहीं है, इसमें भी अलग अलग विभिन्नता आपको देखने को मिलती है और उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर इसको 4 भागों में उप भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है शुष्क रेतीला या फिर इसको मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, दूसरा है लूनी जवाई बेसिन, तीसरा है शेखावाटी प्रदेश और चौथा है घग्गर का मैदान। अब अपन एक एक बात करते हैं। पहले बात करते हैं शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश के।
तो देखिए ये जो क्षेत्र होता है शुष्क रेतीला, यहाँ पर वार्षिक वर्षा की बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पश्चिम में जो जैसलमेर का जिला है, बाड़मेर का जिला है, बीकानेर और जोधपुर, चूरू, ये जो जिले होते हैं वो इस शुष्क रेतीले और मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल होते हैं। इन प्रदेशों में सर्वत्र बालुका स्तूपों का विस्तार होता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसलमेर में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि सेवण घास के मैदान निम्न में से कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, जो कि आपका गोडावण पक्षी होता है उसका एक प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है, जो कि भूगर्भीय जलपट्टी के रूप में प्रसिद्ध होता है। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष यानी कि जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं, जिसको आक्कल वुड फॉसिल पार्क्स यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान का दर्जा भी यहाँ पर इसको दिया गया है। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा के ऊपर है ये, और बाड़मेर जिलों में जैसलमेर में यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार भी मिले हैं। दूसरे उप प्रदेश की बात करें तो दूसरा आता है लूनी जवाई बेसिन। ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर लूनी और इसकी प्रमुख नदी जवाई नदी और अन्य कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि यहाँ पर प्रवाहित होती है, लेकिन लूनी और जवाई नदी मुख्य हैं, इसलिए इन दोनों के नाम पर ही इसको उप प्रदेश में बांटा गया है। इसके प्रदेश के विस्तार की बात करें तो पाली, जालौर, जोधपुर और नागौर जिले को ये कवर करते हैं। ये एक नदी निर्मित मैदान है जिसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि लूनी नदी के द्वारा ही इसको कवर किया गया है, इसलिए इसको लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तीसरा शेखावाटी प्रदेश है, इसको बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले के उत्तरी भाग में है, और इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त यानी रन यहाँ पर हैं। इसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा और कुचामण ये कुछ प्रमुख नमकीन पानी के गर्त यानी रन यानी कि गड्ढे यहाँ पर शेखावाटी प्रदेश में देखने को मिलते हैं। चौथा उप प्रदेश आता है घग्गर का मैदान। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण घग्गर के प्रवाह क्षेत्र के बाढ़ से ही हुआ है। अब बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। तो भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी जो अस्थायी झीलें होती हैं उसको स्थानीय भाषा में टाट या फिर रन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा राजस्थान 12 जिलों में, और ये 12 जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको रेगिस्तान घोषित किया गया राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पवनों की दिशा होती है उसके समानांतर बनने वाले जो बालुका स्तूप हैं उसको अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप या फिर इनको समकोण बनाने वाले जो बालुका स्तूप होते हैं इनको अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले जो स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप होते हैं। और पवनों की दिशा के बिल्कुल समकोण के ऊपर बनने वाले जो स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं। इसके अलावा ये जो कुछ प्रमुख टर्म्स होती हैं इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये आप प्ले लिस्ट में उसको चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको ये सारे मिल जाएंगे। इर्ग क्या होता है, हम्माद क्या होता है, रेंग क्या होता है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होता है, अनुदैर्घ्य क्या होता है, बरखान क्या होता है, ये कंप्लीट मैं आपको ट्यूटोरियल वहाँ पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। केवल इन्हीं एक टर्म से रिलेटेड वो वीडियो है। तो देखिए इर्ग क्या होता है, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जो जैसलमेर में उसको इर्ग बोलते हैं। हम्माद बोलते हैं संपूर्ण पथरीला मरुस्थल जो कि जोधपुर में है। रेंग होता है रेतीला और पथरीला मरुस्थल, ये एक मिश्रित मरुस्थल का उदाहरण है जिसको रेंग बोला जाता है। इसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्र में बालुका स्तूपों में कई प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें एक आता है अनुप्रस्थ। तो पवन या फिर वायु की दिशा में बनने वाले जो बालुका स्तूप होते हैं जो सीधे बनते हैं उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। और अनुदैर्घ्य कौन से होते हैं, जो कि आड़े तिरछे बनने वाले बालुका स्तूप होते हैं उनको अनुदैर्घ्य बोलते हैं। और बरखान क्या होते हैं, रेत के अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, बरखान के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में अपन कंप्लीट अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, और ज़रूर आप हमसे जुड़े रहिए। कंप्लीट राजस्थान का जीके है वो इसी सीरीज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।